उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और अपने तमाम बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा सरकार के काम पर भी, और फिलहाल राजनीतिक रूप से वो लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे कर रहे हैं। उन दौरों में क्या कुछ संभावनाएं वो देख रहे हैं बीजेपी की, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, ये बताएं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं उनके काम को, उनके मंत्रियों के कामों को? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि 1 साल का जो कार्यकाल होता है, किसी नए व्यक्ति के लिए जिसको सीधा मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया गया हो जी, तो उसमें केवल एक दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी दिशा कैसी है, और इसलिए मूल्यांकन का जो असली समय होगा नेक्स्ट ईयर में होगा, आने वाले साल में होगा। क्योंकि इस दौरान इस 1 साल में उन्होंने चुनाव भी लड़ाया भी, और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि समय जो सरकार चल रही है वो अच्छा काम कर रही है, दिशा ठीक है और अच्छी दिशा की ओर प्रदेश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीते साल भर में ऐसे कौन से काम हैं धामी सरकार के जो आपको लगता है कि हाँ प्रभावशाली रहे हैं, जिस वजह से आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम कर रही है सरकार, तो वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं? जैसे नकल विरोधी कानून वो लाए हैं जी, मुझे लगता है कि जो समकालीन जो आवश्यकता थी, जिस तरह की घटनाक्रम घटित हुए उत्तराखंड में जी, तमाम तरह की नकल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, उसके कारण युवाओं में एक आक्रोश हुआ। युवाओं ने कहा कि भाई कोई ऐसा कानून राज्य में बनना चाहिए ताकि कोई नकल करने की भविष्य में या नकल कराने की हिम्मत न कर सके। तो उन्होंने युवाओं की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का काम किया है। आपने नकल कानून की बात करी है। बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही ये कहा था कि जो पेपर लीक का मामला हो या भर्ती घोटाले हों वो उनकी सरकार के नहीं है, वो तो जांच करवा रहे हैं। ये तमाम जो मामले हैं ये पुरानी सरकार के हैं। उन्होंने हरीश रावत सरकार का भी जिक्र किया, उन्होंने आपकी सरकार का भी जिक्र किया। तो आप मानते हैं कि आप उस तरह से इन तमाम मामलों को, इन केसों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए या आपको मालूम नहीं हुआ? ये देखिए ना, मैंने कहा कुछ चीज़ें अनुभव से सीखते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती तब कई चीज़ें समझ में भी आती हैं या अतीत से कुछ सीखा जाता है। और जो भर्ती संबंधी जो मसले हुए, सब हुए, कब हुए, क्या हुए, सब जानते हैं। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि 2017 से और आज 2023 है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। उससे पहले 2007 से 2012 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और जो अंतरिम सरकार रही वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। यानी कि अगर इन 23 सालों में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 13 साल मौका मिला है। उत्तराखंड की जनता ने उनको मौका दिया कि आप अच्छी पारदर्शिता तरीके से, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार आप उत्तराखंड को दें। इस विश्वास के साथ हमेशा उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। ये राष्ट्रवादी दल है, इसलिए उत्तराखंड को, भाजपा को सपोर्ट किया। उत्तराखंड ने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड राज्य को बनाया है। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो इन सब चीज़ों पर भरोसा करते हुए उत्तराखंड की जनता ने यहाँ पर हमको मौका दिया है। और इसलिए कब क्या हुआ, कब कैसे क्या हुआ, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे समय में लगभग 68 भर्तियाँ हुई और वहाँ पर इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। आपने विश्वास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर युवाओं ने भी बहुत विश्वास जताया था, और आप लगातार इस बात को, मैंने देखा है कि आप चाहे कुमाऊं में गए हों या गढ़वाल में, आपने खुल करके इस पर अपनी बात रखी है कि जो भी कुछ हुआ है इन युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, वो बहुत गलत हुआ है। आज भी आप अपने बयान पर कायम हैं? आपको लगता देखिए, मुझे लगता है कि मुझे उस बयान को दोहराने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती जी, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर महसूस करता हूँ कि युवाओं का जो विश्वास इस दौरान, चाहे नकल के कारण, पेपर आउट होने के कारण जो थोड़ा सा एक हिला है, डामाडोल हुआ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप मानते हैं कि जो लाठीचार्ज के बाद जिस तरह से आपके बयान आए, और हमने देखा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, इन आपके बयानों के बाद 2 तरह के बयान आए। सत्ता पक्ष ने ये कहा कि आपका बयान कहीं ना कहीं सरकार को
करने वाला है। और कांग्रेस ने ये कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस लाठीचार्ज पर अपनी सफाई कैसे दे सकते हैं। वो भूल गए कि उनके कार्यकाल में भी जोशीमठ में तमाम लाठीचार्ज देखो, दूसरे देखो परिस्थितियों को देखना पड़ेगा जी। किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ है। अगर ऐसी तुलना करेंगे तो फिर तो हम किसी एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ। और इसलिए परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, परिस्थितियां क्या थी। और इसलिए इस तरह की किसी दो घटनाओं को आपस में कोरिलेट करना, उनकी तुलना करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आपको नहीं, आप अभी भी उस पे बयान पर आज भी कायम है? आपको लगता है भैया जो मैंने आपने कहा सही ना कि मैंने कभी उसका खंडन नहीं किया है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सत्ता से हटे हुए 1.5 साल का वक्त हो गया है। पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको अब तक नहीं दी है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी अपना काम करेगी। तो मतलब क्या मायने निकाले जाएं आपके इस भ्रमणों के? क्या कुछ निकल रहा है? आप क्या कुछ देख रहे हैं धरातल पर जाकर के? मैं अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, मुझे आज लगभग 44 साल हो गए हैं जी। और 44 साल का अगर मैं विभाजन करूं तो आज मेरी उम्र 62 साल है। उसमें मैंने 22-25 साल तो 22 साल तो पूरे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, कार्यकर्ताओं को विकसित किया, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। और जब मैं विधायक हो गया फिर मैं राष्ट्रीय मंत्री रहा, पार्टी में प्रभारी रहा, सह प्रभारी रहा। जो नमामि गंगे जो प्रधानमंत्री की स्वर्णिम योजना है, जिसको जब उन्होंने बनारस में चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बुलाया है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक रहा। तो तमाम ऐसी जिम्मेदारियां मैंने निभाई हैं। और 2016-17 तक मेरे पास संगठन की, पार्टी की सदैव कोई ना कोई जिम्मेदारी रही है। आज भी मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ और घूमता हूँ। कार्यकर्ताओं का स्नेह प्रेम मुझे मिला है, उन कार्यकर्ताओं को मिलने जाता हूँ, उनसे संपर्क करता हूँ, उनसे नमस्ते राम राम करता हूँ और जो मेरा शौक़ है घूमने फिरने का उसको पूरा करता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि पौड़ी से अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, मन में है चुनाव लड़ने का, अगर जिम्मेदारी कहीं से लड़ा दें, अल्मोड़ा से लड़ाएंगे तो अल्मोड़ा से भी लड़ लेंगे। मतलब चाहते हैं कि 2024 पार्टी को विचार करना है, पार्टी जहां से विचार करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, कार्यकर्ताओं से निकटता के संपर्क हैं। पार्टी निर्णय लेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी आराम करो तो आराम करेंगे। अच्छा, ये बार बार सवाल आपसे होता रहता है कि, और आज तक मुझे लगता है कि हमने भी 10 बार आपसे पूछ लिया होगा, लेकिन सवाल का जवाब आज तक नहीं मिलता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सत्ता में रहते हुए हमने देखा कि जब आपको हटाया गया, हमने आपका 2 दिन पहले तक बयान सुना, आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, और अचानक से आपको सत्ता से हटा दिया जाता है, आपको कुर्सी से नीचे उतार दिया जाता है। आज भी आपके पास खबर है, खैर खबर है, आपको पता है कि पार्टी ने ये डिसीजन लिया क्यों और किस वजह से ये परिस्थितियां बनी उत्तराखंड में? मैं इस तरह की नकारात्मक सोच नहीं रखता। मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तराखंड को स्थिरता की जरूरत है, उत्तराखंड को स्थिर सरकार की जरूरत है। इस अस्थिरता के कारण उत्तराखंड का कितना नुकसान हुआ है, अगर कोई इस पर रिसर्च करेगा ना तो तब पता चलेगा कि 2000 में जब राज्य बना और तब से आज तक और आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस अस्थिरता के कारण इस राज्य ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। कुछ व्यक्तियों ने अपने फायदे के लिए ये सब कुछ किया है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन राज्य को एक स्थिर सरकार की, जिसके पास कोई विजन हो, जिसके पास ट्रांसपेरेंसी में जो विश्वास करता हो, ऐसे सरकार की आवश्यकता है। उत्तराखंड में पर्याप्त गुंजाइश है डेवलपमेंट की, विकास की अनंत संभावनाएं यहाँ पर हैं। उन संभावनाओं का दोहन करके और राज्य के डेवलपमेंट पर मुझे लगता है कि फोकस करने की ज़रूरत है। सर, हमने देखा है कि कांग्रेस के हरीश रावत रहे हों, निशंक रहे हों, तमाम मुख्यमंत्रियां ये कहते हैं कि हाँ, उत्तराखंड में ये दिक्कत तो आती है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो सरकार को हिलाने ढुलाने का काम करते हैं। और हरीश रावत तो ये तक कह चुके हैं कि अगर मेरी सत्ता गई है, अगर कांग्रेस पार्टी बाहर हुई है या मुझे हटाया गया था, तो सबसे बड़ी कारण तो ये मंत्री। तो आपको लगता है कि आपके रहते हुए भी कुछ ऐसे एलिमेंट या ऐसे मंत्री या ऐसे विधायक थे जो बेवजह परेशान करने की या आला कमान तक शिकायतें पहुंचाने की हरकतें करते होंगे? नहीं, देखिए, हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन कभी भी मेरे सामने कभी भी किसी मिनिस्टर ने ऐसा कभी कोई आचरण, कोई व्यवहार मेरे सम्मुख ऐसा कभी नहीं किया। और बाकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं, तो एक राजनीति में थोड़ा ये चीज़ें स्वाभाविक भी लगती हैं कि भाई
मैं भी मिनिस्टर बन जाऊं, मिनिस्टर को लगता है मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर को लगता है कि मेरे को बिल्कुल पूरी तरह मैं रहूं। तो इस तरह की भावना हो सकती हैं। कई लोग, हम जानते हैं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री वो पिछले तीसरा टर्म से वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने ऑफिस में नहीं बैठे कभी, वो अपने घर से सारी सरकार को चलाते हैं, ऐसे हम जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती होंगी लोगों की। लेकिन मेरे साथ कभी भी किसी भी मिनिस्टर का या विधायक का कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि किसी ने कभी कोई मिसबिहेव किया हो या कोई अनावश्यक कोई प्रेशर बनाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। गैरसैंण को लेकर आपने मुख्यमंत्री रहते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ग्रीष्मकालीन राजधानी उसे बनाया। वो ऐतिहासिक पल था उत्तराखंड के लिए। मौजूदा सरकार अब एक बार गैरसैंण में बजट सत्र करने जा रही है। आपको लगता है कि गैरसैंण के लिए कुछ होना चाहिए, उम्मीद है, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा था कि गैरसैंण को एक मॉडल के तौर पर, एक टाउनशिप के तौर पर बसाया जा सकता है, 25,000 करोड़ रुपए की आपने इसमें प्रस्ताव की भी उस समय बात कही थी। लेकिन जो राज्य सरकार मौजूदा 11-12 जो नए शहर बनाने की बात कर रही है, उसमें गैरसैंण का तो नाम तक नहीं है। अब देखिए, हमने 25,000 करोड़ की घोषणा की थी जी। उससे पहले हमने गैरसैंण और राजधानी क्षेत्र उसकी बात की थी और ये कहा था कि जो भरारी सैंण गैरसैंण है, ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी और 25,000 करोड़ रुपए राजधानी क्षेत्र, यानी उसमें कुछ अल्मोड़ा का पार्ट होगा, कुछ चमोली तो है ही, कुछ रुद्रप्रयाग का पार्ट होगा, कुछ बागेश्वर का पार्ट होगा। ये इस ढंग से उसकी प्लानिंग थी। साथ में गैरसैंण में पर्याप्त मात्रा में पानी, तो वहाँ पर 120 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी एक झील बनाने के लिए। वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल जो लगभग बनने के तैयारी की स्थिति में है। वहाँ पर स्टेडियम दिया था, वहाँ पर स्कूल के लिए पैसा दिया गया था, वहाँ पर जो दिवाली खाल से भरारी सैंण डबल लेन दिया गया था। बेनीताल में एस्ट्रो विलेज, जिस पर कि मुझे पता चला कि काम चल रहा है, वहाँ पर एक जहाज हेलीकॉप्टर उतरने के लिए एक अच्छा व्यवस्थित, क्योंकि 4-6 हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतर सकें, उस ढंग का वहाँ पर एक हेलीपोर्ट वहाँ पर स्वीकृत किया, जिसका भी लगभग मुझे लगता है कि काम हो गया है। ऐसी हमने तमाम जो राजधानी क्षेत्र की जो कल्पना की थी, ऐसी चौखुटिया में हमने हवाई पट्टी का निर्णय लिया था। 12 या 10 करोड़ रुपया उसके लिए बजट प्राविधान भी किया था कि ताकि चौखुटिया एक ऐसी जगह है जहाँ जो उत्तराखंड के एक तो सेंटर में है, फिर हमारी जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो बिल्कुल लगभग बराबर डिस्टेंस पर वहाँ से पड़ते हैं। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये अगर चौखुटिया है तो ये पूरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वहाँ भी हम निगाह रख सकते हैं। फिर जो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित हो। आज यहाँ पर जिस तरह से पर्यटकों का आना हुआ है, श्रद्धालुओं का आना हुआ है, तमाम यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर श्रद्धा के केंद्र हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि जैसे गढ़वाल में हमारे पास हवाई पट्टियाँ हैं, पिथौरागढ़ की हवाई की पट्टी एक सीमित है, उसका अब आगे विस्तार की संभावना नहीं है, उसमें जगह नहीं है। लेकिन चौखुटिया में एक बढ़िया एक हमारा एयरबस उतर सके, वहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर आर्मी का एक वहाँ पर केंद्र हो, आर्मी के जो एयर फोर्सेज हमारी हैं उनके लिए वहाँ पर एक अच्छा सुव्यवस्थित पोर्ट हो, तो इस ढंग की वहाँ पर ये घोषणाएँ की गई थी। गैरसैंण को कमिश्नरी की घोषणा की गई थी। ये एक संगम होगा गढ़वाल कुमाऊँ की, गंगा जमुना अगर दोनों को हम मान लें तो उनका एक संगम होगा। एक सुंदर वहाँ पर अच्छी एक संस्कृति वहाँ से विकसित होगी, जो एक मिश्रित संस्कृति होगी। तो इस ढंग से उसको गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने तमाम अपनी योजनाएं बताई जो उस वक्त आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने की थी गैरसैंण के लिए, लेकिन दुख होता है जब अपनी ही पार्टी की सत्ता दोबारा आती है और आपके फैसले या कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके फैसले जब पलटे जाते हैं तो ना केवल राजस्व का नुकसान होता है बल्कि जनता में भी एक संदेश गलत जाता है। मैं सोचता हूँ कि इसको हम जनता पे, हम लोकतंत्र में हैं, हमको इस पे जनता को छोड़ना चाहिए कि जनता उसको क्या स्वीकार करती है। अब इंडिविजुअल कष्ट होने से क्या होता है, कष्ट होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन उससे मैं उसको बड़ा कष्ट नहीं मानता। मेन मुख्य चीज़ है कि जनता क्या सोचती है। आखिरी सवाल मेरा चारधाम यात्रा को लेकर है। आपने चारधाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड बनाया। हमने देखा कि साल 2022 में जिस तरह से यात्रा को लेकर खबरें आई, वो शायद भगवान ना करे कि दोबारा इस तरह के हालात वहाँ पर बने, चाहे वो मनुष्य की मृत्यु हो या फिर पशुओं की मृत्यु से लेकर। आपको लगता है कि देवस्थानम बोर्ड इसमें एक ठोस
बोर्ड हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी करने की गुंजाइश थी, और मौजूदा सरकार इन परिस्थितियों से कैसे निपट सकती है ताकि अब जो यात्रा खुलेगी उसमें ऐसे हालात दोबारा ना बने। देखिए, बहुत सुयोग्य हमारे पास सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन हमारे पास अनुभवी प्रशासन तंत्र है। मुझे लगता है कि पिछली बार की जो दिक्कतें रही उससे निश्चित रूप से वो सीखेंगे और इस आने वाले समय के लिए उसकी व्यवस्था बनाएंगे। अब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, वो एक अच्छी सोच के साथ बनाया गया था कि दुनिया के तमाम जो लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं वो यहाँ पर आना चाहता है। जो नहीं आ सकता है तो यहाँ के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वो करे कैसे कि जो भी पैसा आता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के थ्रू आता है तो और बिना FCRA के हम उस पैसे को ले नहीं सकते हैं। तो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था कि एक तो जो फॉरेन फंडिंग है जो हिंदू हमको देना चाहता है उस फंड को हम ले सकें, और वो खूब देना चाहता है, भरपूर मात्रा में देना चाहता है। दूसरी बात ये कि हम जब उत्तराखंड में तीर्थों की बात करते हैं तो हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गढ़वाल की बात करते हैं। हमारे पास जागेश्वर है, बागेश्वर है, हमारे पास चंपावत में गोलजू हैं, हमारे पास अल्मोड़ा में गोलजू हैं, नैनीताल में हैं, और गढ़वाल में जो बद्री केदार मंदिर समिति के अंदर जो 46 मंदिर आते हैं उसमें इतने पौराणिक मंदिर हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पर एक अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं, एक अलग तरह की फीलिंग वहाँ पर जाने से होती है। ऐसे तमाम मंदिर हैं, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण, अगर देवस्थानम बोर्ड से हमारे पास जो पैसा आता तो हम उनका संरक्षण करते, उनको सुंदर बनाते। वहाँ पर जो हमारे पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो बेचारे अपने घर की अपनी जेब से वहाँ पर दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और किन कष्टों में वहाँ पर वो पूजा अर्चना करते हैं, उनको भी इससे सपोर्ट मिलती। इन तमाम सोच के, एक बड़ी बृहद सोच के साथ देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन ठीक है, अब नहीं लगा लोगों को अच्छा तो उन्होंने उसको भंग कर दिया, तो अच्छी बात है। चलिए, जाते जाते मौजूदा सरकार और अपने छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो भाई, वो मुख्यमंत्री हैं, छोटे भाई कुछ नहीं होते जी। वो मुख्यमंत्री हैं। हम उनको ये सलाह देना चाहेंगे कि सबसे परामर्श करके जी और सबसे साथ लेकर के वो काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे।